दोस्तों, क्या आप अपने ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को मैनुअल स्टेबलाइजर से सेट करते हैं या फिर डिमर से करते हैं? अगर डिमर से करते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप डिमर के बजाय एक मैनुअल स्टेबलाइजर से अपने ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को एडजस्ट करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों हमें एक मैनुअल स्टेबलाइजर से ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को एडजस्ट नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैनुअल स्टेबलाइजर से जो आउटपुट आपको मिलती है जब आप उसकी वोल्टेज को बढ़ाते हैं या फिर जब आप वोल्टेज को घटाते हैं, तो रोटरी को जब आप घुमाते हैं तो 1 से 2 के ऊपर ले जाने में, 2 से 3 के ऊपर ले जाने में, यानी कि जब आप उसे नंबर वाइज एक दूसरे नंबर के ऊपर सेट करते हैं तो उस टाइम आपके मैनुअल स्टेबलाइजर के आउटपुट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। 1 सेकंड कह लें या 1 मिली सेकंड कह लें या फ्यू सेकंड्स के लिए कह सकते हैं कि आपकी लाइन जो है वो ब्रेक होकर आपको आउटपुट के अंदर देखने को मिलती है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के पीसीबी के ऊपर, जिससे कि आप कह सकते हैं एवीआर सर्किट जो होती है, उस सर्किट के ऊपर जो है वो लगा होता है कैपेसिटर। जब आप मैनुअल स्टेबलाइजर से घुमाकर उसे एडजस्ट करते हैं उस टाइम क्या होती है ना कि उसकी कैपेसिटर लगातार एक बार जब आप रोटरी को शिफ्ट करते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर के तरफ, तो क्या होता है ना कि कैपेसिटर उस टाइम डिस्चार्ज होती है, फिर से चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है और फिर से चार्ज होती है। वैसे कंडीशन में जब आप स्टेबलाइजर को एडजस्ट करके कस्टमर को दे देते हैं और बाद में चलकर जब आप उसकी आउटपुट को जब आप नोटिस करते हैं तो आपको देखने को मिलता है जिसे आपने 240 पर कट करवाया था वो कहीं 50, 60, 70 के ऊपर जाकर कट ऑफ करती है, या फिर स्टेबलाइजर के अंदर लो के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने 200 से 240 के अंदर सेट कर रखी है, कभी 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 उसकी आउटपुट 180 के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की दिक्कत मैनुअल स्टेबलाइजर के साथ खासकर दो दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जिसमें आपको ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक तो जो मैंने आपको पहले बताया कि मैनुअल स्टेबलाइजर के आउटपुट के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, कैपेसिटर लगातार से डिस्चार्ज और चार्ज होती है, और माइक्रो कंट्रोलर जो है आपके सर्किट बोर्ड के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी लगा है वो एक्चुअल में उसे सही ढंग से रीड नहीं करता, उसे गलत मैसेज जाता है और वो आपकी जो आउटपुट की वोल्टेज है उसे वो सही ढंग से आइडेंटिफाई किए बिना आपके स्टेबलाइजर को एक अप्रोक्सीमेटली किसी वोल्टेज के ऊपर सेट कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आप बैरिक से एक एक वोल्ट बढ़ाकर अपने रिक्वायर्ड वोल्टेज के हिसाब से आप उसे कट ऑफ कर लेते हैं। लेकिन सेम चीज अगर आप मैनुअल स्टेबलाइजर के अंदर आते हैं तो रोटरी स्विच को जब आप एक दूसरे वोल्ट के ऊपर शिफ्ट करते हैं रोटरी स्विच के माध्यम से, उस समय क्या होता है कि करीबन 20 वोल्ट, 30 वोल्ट या फिर 40 वोल्ट का भी वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप 1 से 2 की बात करें, 2 से 3 की बात करें, 3 से 4 की बात करें, तो इस टाइम वोल्टेज की जो रेशियो होती है अप एंड डाउन की वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जैसे ही आप 7 और 8 इन सारे जैसे जैसे आप हाई करते जाते हैं वैसे वोल्टेज का वेरिएशन बढ़ जाता है। पहले अगर आप रोटरी को घुमाते हैं तो हो सकता है 10 वोल्ट की वेरिएशन दिखे, दूसरी बार घुमाते हैं तो 15 वोल्ट की वेरिएशन दिखे। तो इस तरीके से जब आप वोल्टेज को हाई करते हुए आगे निकलते हैं तो वहां पे आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और फाइनली आउटपुट जो आप एवीआर को देते हैं वहां पे आपकी माइक्रो कंट्रोलर उसे सही ढंग से आइडेंटिफाई किए बिना एक गलत जगह पे आपको सेट करने के लिए मजबूर कर देती है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं मैनुअल स्टेबलाइजर से ही काम करते हैं। अगर फाइनली आउटपुट की बात की जाए तो वो खुद भी जानते हैं और ऐसा उन्होंने नोटिस किया होगा कि उन्होंने किसी और वोल्टेज रेंज के ऊपर स्टेबलाइजर देकर भेजा और फिर से अगर उस स्टेबलाइजर के अंदर कंप्लेन आई या फिर से आप उसी स्टेबलाइजर को एक डीमर के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो आपको आउटपुट के अंदर कुछ अटपटा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कोई खास इश्यू नहीं है। अगर एक बैरी की बात की जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 2000 से लेके 3000 के बीच में एक ठीक ठाक डीमर देखने को मिल जाती है। एक्चुअल में डीमर के अंदर भी सेम वही घोटाला है जो कि आप स्टेबलाइजर के साथ देखते हैं, चाहे अगर आप मैनुअल ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर या मैनुअल स्टेबलाइजर जिस प्रकार आप मार्केट से खरीदते हैं
5 किलोवाट का। आपको आउटपुट के अंदर मिलता कितना है, जब आप लाकर उसे अगर खोल कर देखें तो 5 किलोवाट की जगह वो 3 किलोवाट या 2.5 किलोवाट होता है। तो एक्चुअल में आपके डिमर के साथ भी है, अगर 6 एम्पियर की खरीद कर लाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि वो 4 एम्पियर ही निकली, है ना। तो इस तरीके की इशू आती है, तो नो इशू। आपके पास अगर 4 एम्पियर की भी डिमर है तो आप 10 किलोवाट तक की स्टेबलाइजर को बड़ी ही आसानी से सेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजर को जब आप सेट कर रहे होते हैं उसके ऊपर कोई लोड नहीं होती, वो नो लोड के अंदर चल रही होती है। और उस टाइम जो आपकी स्टेबलाइजर कंजम्पशन करती है इलेक्ट्रिसिटी को, वो करीबन 2 से 4% के आसपास करती है। डिपेंड करती है कि आपकी स्टेबलाइजर की क्वालिटी किस प्रकार की है ना। तो जो एक बेस्ट टाइप की स्टेबलाइजर है उसकी नो लोड करंट अप्रोक्स 2% होती है। 5 किलोवाट का अगर स्टेबलाइजर है तो 2% उसका नो लोड करंट होता है, अगर एक अच्छे क्वालिटी का स्टेबलाइजर बनाया गया है तो। और अगर क्वालिटी बेटर नहीं है, वैसे कंडीशन में उसकी परसेंटेज थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन आफ्टर ऑल अगर आप देखें तो आप 4 एम्पियर के डीमर के साथ जो 6 एम्पियर कहकर आप खरीदेंगे और आपको 4 एम्पियर मिलेगी, उससे आप नॉर्मली 10 किलोवाट तक की जो भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है उसे सेट कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंड यही रहेगी कि जब कभी भी आप एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को एडजस्ट करने का प्लान करते हैं तो उसे एक डीमर के साथ ही करना बेटर रहेगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीमिंग या फिर वीडियोस में। तब तक अपना अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।